हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके सामने। तो आज आपके सामने लेकर आ रहे हैं हिंदी का मॉक टेस्ट, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो भी लोग अभी चैनल से नए नए जुड़े हो, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हो, या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं हिंदी और कंप्यूटर का आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का मॉक टेस्ट। और ये कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है? ये मॉक टेस्ट नंबर होने वाला है 2। ये आपका मॉक टेस्ट 2 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वाला मॉक टेस्ट हम करा चुके हैं एक। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप पहला मॉक टेस्ट भी देख सकते हो। और आज आपके सामने इस मॉक टेस्ट में क्या खास है, वो चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। इसमें हमने लगभग 8 से 9 टॉपिक्स को कवर किया है। 8 से 9 टॉपिक को हमने कवर किया है, और लगभग हर टॉपिक को टच करता हुआ जो भी आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल वही लेवल, इवन उससे थोड़ा सा हार्ड लेवल ही इस मॉक टेस्ट के अंदर रखा है। और आपके सामने 25 क्वेश्चंस हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स को हमने लिया है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने गद्य से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं, हमने क्लोज टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लिए, यानी कि गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति को लेके, और उसके साथ ही हमने पैरा जंबल यानी कि अव्यवस्थित वाक्य खंड, इसके ऊपर भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं। फिर हमने वाक्य त्रुटि लिया है, रिक्त स्थान लिए हैं, और इसके साथ ही आपके लिए हमने हिंदी शब्दकोश भी लिया है। लगभग आपके एग्जाम में जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे टॉपिक मैंने टच करने की कोशिश की है। और एक दो टॉपिक जो रह गए हैं वो जब हम आगे के मॉक टेस्ट करेंगे तो हम उसमें करेंगे। और आपका ये आज पूरी तरह से जो भी मैंने अभी तक प्रैक्टिस करा दी है उन सभी चीज़ों के ऊपर ये मॉक टेस्ट बनने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप 25 में से 25 लेकर आए, ये मेरी दिली तमन्ना है। अब देखो कौन इसको पूरा करता है। और आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। जो भी हाईएस्ट टॉप 10 लोग होंगे, अगर 10 से ज़्यादा लोग भी कमेंट करते हो, तो जो भी हाईएस्ट टॉप 10 लोग होंगे, मैं उनके नेम और उनके मार्क्स सब मैं अगले हिंदी के सेशन में शेयर करूँगा सभी के साथ, ठीक है। और इसके साथ ही हमने और भी टॉपिक लिए हैं। जो टॉपिक है आपके मुहावरे से रिलेटेड टॉपिक है, ये भी हमने लिया है। और वाक्य में शब्दों का सही क्रम, ये भी पिछले सीजन में पूछा गया था। वाक्य के अंदर शब्दों का सही क्रम, वाक्यों के अंदर शब्दों का सही क्रम। हो सकता है ये आपने टॉपिक अभी तक नहीं किया होगा, लेकिन सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और इवन एग्जाम से अप लेवल की है। डाउन लेवल में कभी नहीं डालता। तो चलिए आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशन सेंटेंस के साथ। जो आपके सामने क्या होने वाला है कि आप अपना दीपक स्वयं बनिए। आपो दीपो भव, अपना दीपक आप स्वयं बनिए। क्यों आप अपना दीपक स्वयं बनिए? क्योंकि आपको कोई अलग से, ये दुनिया किस तरह से बनी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको झुकाने की कोशिश करेगी, ये आपको बुझाने की कोशिश करेगी। लेकिन आप अपना दीपक स्वयं बनिए कि मैं चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, मैं अपने अंदर की जो ज्वाला है उसको मैं जला के रखूंगा, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं, जो आपका रहने वाला है हिंदी मॉक टेस्ट नंबर 2 के ऊपर। तो आपकी आज की जो पहली स्लाइड है वो ये है। इसमें देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। ये आपका जो स्लाइड है, यहाँ पे आपके सामने हमने गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हैं। तो आपके सामने देखिए ये 3 स्लाइड का एक गद्यांश है, उसके बाद हमने इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस रखे हैं। तो चलिए मेरे साथ ही आप लोग पढ़ लीजिए इस गद्यांश को भी, कि अगर पुराने जमाने की नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती, तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बधाई नियम नहीं, कोई कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छंद फुलाव, एक बिखरी हुई सी अनियमितता। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाली सिविल लाइंस और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले, मौसम में भी
कहीं कोई सम नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयजी, दोपहरे अंगारी, तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले, और ऊसर और परती की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, मगर इधर क्वार कार्तिक तथा उधर वसंत के बाद और होली के बीच के मौसम से इलाहाबाद का वातावरण नेस्टरशियम और पेंजी के फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज़्यादा महकदार होता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा तट हो या खुसरू बाग, लगता है कि हवा एक नटखट दोशीजा की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छिड़खानी करती चलती है। और अगर आप सर्दी से बहुत नहीं डरते तो आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह घूमने निकल जाएं, तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध देगी। खासतौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। वसंत के नए नए मौसमी फूलों के रंग से मुकाबला करने वाली हल्की सुनहली बाल सूर्य की अंगुलियां सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे हुए भौराले गैसुओं को धीरे धीरे हटाती जाती है और क्षितिज पर सुनहली तरुणाई बिखर पड़ती है। एक ऐसी ही खुशनुमा सुबह थी और जिसकी कहानी मैं कहने जा रहा हूं वह सुबह से भी ज्यादा मासूम युवक प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमी के किनारे घूम रहा था। कत्थई स्वीटपी के रंग का पश्मीने का लंबा कोट, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर में सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफ़ेद मक्खन जीन की पतली पैंट और पैरों में सफ़ेद जरी की पेशावरी सैंडलें, भरा हुआ कोरा चेहरा और ऊंचे चमकते हुए माथे पर झूलती हुई एक रूखी भूरी लट। चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और रह रहकर वह उसे सूंघ लेता था। तो इस पूरे गद्यांश में जब आपने पढ़ा तो किन चीज़ों की बात हुई है? यहाँ पे बात हुई है कि इलाहाबाद नगर जो है वहाँ पर किस तरह की विभिन्नताएं हैं और वहाँ की जो सुबह है वो किस तरह से खुशनुमा हो जाती है कुछ विशेष महीनों में, और वहाँ के कुछ विशेष मौसमों में वहाँ की जो सुंदरता है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक युवक की बात कर रहा है और उसके जो कहीं पर टहल रहा है वो जगह आपको बताई गई है और वो किस तरह की चीज़ों को पहने हुए है इस बारे में आपको पता है। तो इस पैराग्राफ में आपको इतना देखने के लिए मिलेगा। ये जो पूरा आपका गद्यांश था, और मैंने ये गद्यांश थोड़ा सा छोटा लिया है क्योंकि हमने इसके 5 क्वेश्चन ही करने, और एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे या फिर 8 क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ इसमें और जुड़े हुए मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है उसके ऊपर देख लेते हैं कि प्रथम गद्यांश में आए विदेशज शब्दों की संख्या बताइए। पहला गद्यांश कौन सा? ये जो आपका पहला पैराग्राफ है इसमें आपको बताना है कि कितने विदेशज शब्द आए हैं। तो विदेशज और देशज कौन से शब्द हैं? जो शब्द हमारी हिंदी भाषा के हैं, जो शब्द हम हिंदी भाषा में यूज करते हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? वो देशज शब्द कहलाएंगे। और हिंदी भाषा के अतिरिक्त किसी भी भाषा के शब्द जो होंगे वो सारे के सारे कौन से शब्द होंगे? वो होंगे हमारे विदेशी या विदेशज शब्द। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि ये हमारा पहला पैराग्राफ है, इसमें कौन कौन से हमारे विदेशी शब्द आए हुए हैं। तो यहाँ पर जब आप पढ़ते हो तो एक तो आपको देखिए ये मिलेगा रोमांटिक। ये कौन सा वर्ड है? ये हिंदी का है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत से बच्चों को लगेगा सर यॉर्कशायर और ब्राइटन भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यॉर्कशायर और ब्राइटन ये एक क्या है? ये एक नगर का नाम है। तो ये आप विदेशज शब्द नहीं कह सकते क्योंकि विदेशी शब्द कौन से होंगे? जो बाहर से हमने ग्रहित किए हैं। अब अगर किसी का कुछ नाम है तो वो तो है ही है, समझ रहे हो? अगर किसी व्यक्ति का कोई नाम है या फिर किसी जगह का कोई नाम है तो वो देशज और विदेशज थोड़ी होगा। वो तो अब अमेरिका के लोग हैं तो उनके यहाँ के एक्सेंट के हिसाब से नाम होंगे, लेकिन आप नामों के हिसाब से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये देशज या विदेशज है। लेकिन रोमांटिक का अपना एक अलग अर्थ होता है। ठीक है, और उसके बाद सिविल और लाइंस, ये दोनों ही एक अलग अलग शब्द है। अब आप कहोगे सर ये भी तो नाम ही है, लेकिन आपको पता है कि सिविल लाइंस को हिंदी में भी एक अलग ही शब्द से पुकारा जाता है। ठीक है, जो भी लोग रह रहे हो उन्हें मालूम होगा कि सिविल लाइंस को हिंदी में क्या कहते हैं, और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता भी सकते हो कि सिविल लाइंस की हिंदी क्या होती है। तो आपको टोटल कितने वर्ड्स मिल रहे हैं? और देखो और कहीं मिल रहा है क्या? और तो सर कोई नहीं मिल रहा, बाकी सब जो हमारे वर्ड हैं वो हिंदी के वर्ड हैं। तो हमारे कितने वर्ड हमें पहले पैराग्राफ के अंदर विदेशज शब्द मिले बताइए? 3 मिले ना। तो अगर आपने आंसर 3 टिक किया है तो आपका उत्तर सही है। अदरवाइज
आप या तो इसको मान लीजिए आपने स्किप किया है, अदरवाइज अगर आपने कोई दूसरा टिक लगाया है तो आप अपने मान के चलिए कि आपके माइनस के 0.25 नंबर आए। आज आप नेगेटिव मार्किंग को भी काउंट करेंगे, ठीक है, नेगेटिव काउंटिंग को भी मार्क करोगे, उसके बाद अपने नंबर आप लोग बताने की कोशिश करोगे। फिर चलिए, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल हमारा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि इलाहाबाद रोमांटिक कलाकार है, इलाहाबाद की सभी सड़कें लखनऊ से चौड़ी हैं, गद्यांश में बताए गए नगर देवता रोमांटिक तथा मनमौजी कलाकार हैं। तो सर आपने पहला जब सेंटेंस पढ़ा तो बहुत से बच्चों ने को लगा होगा कि ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, लेकिन आपने जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी? वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि इलाहाबाद का जो नगर देवता है वो रोमांटिक कलाकार है, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इलाहाबाद की। इलाहाबाद के नगर देवता की नहीं हो रही है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सत्य नहीं हो सकता। फिर इलाहाबाद की सभी सड़कें लखनऊ से चौड़ी हैं, लेकिन हमें तो ये पता है कि इलाहाबाद की कुछ सड़कें कैसी हैं? बनारस की गलियों से भी पतली हैं, तो सभी सड़कें लखनऊ से चौड़ी कैसी हो जाएंगी? कुछ सड़कें होंगी जो लखनऊ से भी चौड़ी हैं, इसके बारे में बात की गई है। फिर आपसे कहा गया कि गद्यांश में बताए गए नगर देवता, यानी कि इलाहाबाद के नगर देवता रोमांटिक तथा मनमौजी कलाकार हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों बातें बताई गई थी। तो हमारा कौन सा आंसर टिक हो जाएगा? केवल 3। अगर आपने ये टिक किया तो आप सही हैं, ठीक है। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमने जो प्रैक्टिस कर ली है उसी के आधार पर हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये केवल आपका एक मॉक टेस्ट होने वाला है। हम आपको ये बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, सही आंसर बताएंगे और आप अपने मार्क्स को काउंट करते जाओ। और कमेंट बॉक्स में अपना आप 100% मार्क्स लिखना कि कितने आपके नंबर आए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद एनालाइज करने में आपको हेल्प करेगी कि आपने इस मॉक टेस्ट में आपके इतने नंबर आए थे, ठीक। फिर अगले में हमारे इतने आए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे मॉक टेस्ट करने वाले हैं। अगला देखिए, इसमें गद्यांश में एक मुहावरा आपका यूज हुआ है, पौ फटना। इसका क्या अर्थ होता है? पौ फटने का क्या अर्थ होता है बताइए? अत्यधिक बारिश होना, जेब खाली हो जाना, प्रातःकाल होना, मृत्यु होना, भोर का समय। तो कैसे इस चीज को आप फाइंड करोगे? तो सबसे पहले तो ये देखोगे पौ फटना कहां पर यूज हुआ है। पौ फटना ये देखिए ये यूज हुआ है, खास तौर से पौ फटने के पहले तो आपको एक बिल्कुल नई अनुभूति होगी। इससे पहले एक और लाइन पढ़ लो कि आप जरा एक ओवरकोट डालकर सुबह सुबह निकल जाएं तो इन खुली हुई जगहों की फिजा इठलाकर आपको अपने जादू में बांध लेगी, खास तौर से पौ फटने के पहले। अब आप अपना कुछ अंदाजा लगा के इसमें चेक करिए कि आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पौ फटना, अत्यधिक बारिश होना, नहीं सर इसकी तो कोई संभावना नहीं लगती। जेब खाली हो जाने की नहीं लगती, मृत्यु होने की नहीं लगती। या तो प्रातःकाल होना या भोर का समय, और दोनों ही चीज़ों में अंतर मैंने आपको पहले से बता रखा है। तो बताइए वहाँ पर किसकी बात हो रही थी? कौन से समय के पहले की हो रही थी? पौ फटने के समय के पहले। तो अगर भोर का समय समझोगे पौ फटने का अर्थ है तो आप गलत हो, क्योंकि भोर के समय का पहले क्या हो जाएगा? रात्रि हो जाएगा। तो रात्रि की तो बात हो ही नहीं रही, वहाँ किसकी बात हो रही है? भोर के समय की बात हो रही है। और भोर के समय की बात हो रही है, और वो समय कब आएगा? पौ फटने से पहले, यानी प्रातःकाल होने से ठीक पहले आपका जो समय होता है, जो आपका समय होता है वो क्या होता है? पौ फटने का समय, यानी कि प्रातःकाल का समय, ठीक है। पौ फटने का अर्थ होता है प्रातःकाल होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए कि जिस व्यक्ति की बात गद्यांश में हुई है उसने किसका गुच्छा इकट्ठा कर लिया था? बताइए। फूलों का, रंग बिरंगी पत्तियों का, एक रंग बिरंगी वस्तु का जिसे वह पहले सूंघ रहा था उस वस्तु का, या फिर ज्ञातनी? अब बहुत से बच्चे क्या करोगे कि यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर देखोगे कि चलते चलते उसने एक रंग बिरंगा गुच्छा इकट्ठा कर लिया और उसे वह रह रहकर सूंघ लेता था। अब कई बच्चे जाएंगे और इस पे टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर सी पे कि जिसे वह पहले सूंघ रहा था उस वस्तु का। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ का उसने गुच्छा इकट्ठा किया उसको बाद में वह बार बार रह रहकर सूंघ रहा था, और यहाँ पे बात हो रही है जिसे वह पहले सूंघ रहा था उस चीज़ का उसने गुच्छा इकट्ठा कर लिया, तो ये तो गलत है। और फिर आपसे कहा रंग बिरंगी पत्तियों का, पत्तियों की कोई बात नहीं हुई। एक रंग बिरंगी वस्तु का, इसकी भी कोई बात नहीं हुई। फिर कोई ना कोई चीज़ रंग बिरंगी थी, और वो कहाँ टहल रहा था? बताइए। जब आप इस गद्यांश में आपने पढ़ा तो वो कहाँ टहल रहा था? फूलों की सरजमी के किनारे। अब अगर वो फूलों की सरजमी के किनारे घूम रहा है तो किन चीज़ों का गुच्छा इकट्ठा करेगा? चलते चलते घूम रहा है, और चलते चलते फिर किसका गुच्छा इकट्ठा करेगा? फूलों का। अब बहुत से बच्चे ये मत कहने लगना कि सर ज्ञात नहीं, क्यों हमें पता नहीं है। भैया आपको ऊपर ही बता दिया गया है कि किस जगह के किनारे घूम रहा है, और चलते चलते फिर उसने उन चीज़ों को इकट्ठा किया है। तो किन चीज़ों की बात हो रही है? फूलों की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए टिक होगा। चलिए, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को,
वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब तो कर ही लो। बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल हमारा चैनल है। गद्यांश में मौसम की किन खूबसूरती की बात हुई है, बताइए। इलाहाबाद में आने वाले परिवर्तन की, वातावरण में फैलने वाली सुगंध की, वसंत के नए नए मौसमी फूलों की, बताइए। तो जब आपने इस गद्यांश को पढ़ा था तो इलाहाबाद में क्या क्या परिवर्तन आते हैं मौसम के साथ साथ, उनकी बात हुई थी। वातावरण में आम की बोरों की से भी अधिक महकदार सुगंध फैल जाती है, इसकी भी बात हुई थी। और वसंत के नए नए जो मौसमी फूल हैं उनकी भी बात हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ई सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे। इन 5 क्वेश्चंस में आप बताइए आपके कितने मार्क्स आए, और विद नेगेटिव मार्किंग बताइएगा, विद नेगेटिव मार्किंग रखिएगा। चलिए अगले जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं। ये है आपका अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पूर्ति के ऊपर। और यहाँ पे भी हमने आपके लिए एक पैराग्राफ रखा है जो एक ही स्लाइड में आ गया है। अदरवाइज आपके 10 क्वेश्चन आएंगे और वो कम से कम इतने बड़े होंगे कि आपके 2 स्लाइड में आ पाए। ठीक है, तो जिस तरह के क्वेश्चन है उसी तरह के हमने चीज़ों को रखा हुआ है। तो किस तरह से इसको सॉल्व करते थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि भय का विषय 2 रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण संभव हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो डैश द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। 2 मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो डैश सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी डैश रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य डैश हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर कड़े दिल या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं, और डरता भी है तो संभलकर अपने डैश के उद्योग में लग जाता है। तो पूरे इस पैराग्राफ में किसकी बात हुई है? भय की बात हुई है, और किस तरह से भय को आप साध सकते हो और क्या उसका असाध्य रूप है, उन सारी चीज़ों की बात हुई है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए आज ये शुरू कर लेते हैं इस सेशन को, कि इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है कि पहले जहाँ पर भी आपका 1 नंबर आया है, यहाँ पे आपकी खाली जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पर रिक्त स्थान इस तरह से होगा और उसके ऊपर 1 लिखा होगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर 1 जहाँ पर नंबर लिखा है उसमें कौन सी ऑप्शन को फिल कर सकते हैं आप। प्रयत्न, निवारण, साहस, पराक्रम, कठिनाई। तो सर हम जब ऊपर की लाइनों को पढ़ते हैं कि भय का विषय 2 रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े, जबकि साध्य विषय वह है जो किसके द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। अगर असाध्य विषय में आप किसी प्रयत्न के द्वारा निवारण असंभव है तो साध्य विषय में किसके द्वारा निवारण इसका संभव होगा? प्रयत्न के द्वारा ही तो होगा। तो प्रयत्न के द्वारा उसको दूर कर सको या रख सको, और तो कोई अर्थ हो नहीं सकता। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रयत्न। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को करा रहा हूँ, तो दोस्त ये आपका मॉक टेस्ट है और उसके बाद भी मैं आपको समझाते हुए करा रहा हूँ, जबकि जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें हम एक ही टॉपिक के ऊपर पूरे आधे घंटे तक बात करते हैं। केवल उन 5 या 7 क्वेश्चन पर हम पूरे आधे घंटे तक बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने 25 क्वेश्चन है, तो अगर एक ही क्वेश्चन के ऊपर हम अगर बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो हमारा सेशन बहुत बड़ा खींच जाएगा। तो इसलिए ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसी की अब आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, तो उसी तरह से हम इन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को लेके चल रहे हो, लेकिन हम आपको अपनी तरफ से काफ़ी हद तक समझा रहे हैं। अब बताइए कि दूसरे ऑप्शन में क्या आएगा, कि इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो अगर कोई सोच रहा है तो चढ़ सकते हैं, तो सर देखो छिपने की भी बात हो रही है, या फिर पेड़ पर चढ़ने की बात हो रही है, या फिर भागने की बात हो रही है। तो अगर भागेगा तो थोड़ी चढ़ेगा, छिपेगा तो थोड़ी चढ़ेगा, पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करेगा तो चढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो बात 3 कंडीशंस की हो रही है, तो 3 कंडीशंस में जो चीज़ फिट हो वो चीज़ लगाओगे, यानी कि ये तो नहीं लगा सकते।
और फिर उसके बाद आपका ऑप्शन क्या है, बी, मर सकते हैं। तो भाई जब वो लोग उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो मरेंगे थोड़े। ये प्रयास क्यों किया जा रहा है कि जिससे कि वो बच जाए। अब ठीक यहाँ पर वही चीज़, जिस तरह से आपने चढ़ को काट दिया उसी हिसाब से आप भाग को काट लेंगे और छिप को काट देंगे, क्योंकि तीनों कंडीशन का क्या परिणाम निकलेगा उसकी बात होगी। अगर तीनों कंडीशन का अगर आप परिणाम देखें, उठकर भाग जाए तो भी शायद बच जाए, छिप जाए तो बच जाए, पेड़ पर चढ़ जाए तो बच जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा जो है वो आंसर होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाइए अगली थर्ड पर, बताइए यहां पर क्या ऑप्शन टिक करोगे। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर देना। आपके लिए बहुत मेहनत करके हमने ये मॉक टेस्ट बनाया है, पूरा लगभग 5 या 6 घंटे तक हमें कंटेंट ढूंढने में लगता है। फिर उसके लिए बाद आपके सामने इन स्लाइड्स को बनाना होता है, और सारा कुछ हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमें लाइक तो दे सकते हो, इतना काम तो आपका भी बनता है। थर्ड में बताइए, विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी डैश रहती है। क्या रहती है? प्रकृति पर भी स्वतंत्र रहती है। नहीं सर, अगर आप पढ़े होगे तो आपके अंदर अपने आप सेंस वो डेवलप हो जाएगा कि प्रकृति पर भी क्या करती है या क्या रहती है, उद्योग रहती है। ये कट जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, उद्योग रहती है। बताइए, धारणा है, धारणा प्रयत्नशील रहेगी क्या मनुष्य की प्रकृति पर? नहीं रहेगी। स्वतंत्र नहीं होगा, या तो अवलंबित होगा या अधीन होगा। अब अधीन और अवलंबित का क्या क्या अर्थ होता है, अगर आपको ये पता है तो फिर आप कर पाओगे। अधीन को इंग्लिश में कहते हैं अंडर मोस्ट, यानी कि नीचे वाली चीज, सबसे नीचे वाली चीज, अंडर मोस्ट, ये होता है आपका अधीन। और अवलंबित का क्या अर्थ होता है? निर्भर होना। तो यहां पर देखिए, मनुष्य की प्रकृति पर भी निर्भर रहती है। जो धारणा है कि वो साध्य है या असाध्य, ये मनुष्य की प्रकृति पर भी तो निर्भर रहेगी कि मनुष्य किस तरह से उन चीजों को सोचता है। तो यहां पर अवलंबित हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या है? निर्भर होना। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और जो लोग भी पहले से एग्जाम दे चुके हो, मेंस में अगर अपियर हुए हो आरआरबी के, तो सबको पता होगा ठीक यही आपका पैटर्न रहता है और ठीक यही लेवल रहता है। डिफिकल्टी लेवल भी यही रहता है। कभी कभी इससे थोड़ा सिंपल मिल जाएगा, लेकिन इससे टफ नहीं जाएगा। और वहां पे अगर सोच रहे हो कि वहां पे तो सर हमें टफ लगा था, तो टफ सर इसलिए लगा था क्योंकि आपने कभी उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की थी, और आप इतने सेशन से लगातार 25 क्लास हम ले चुके हैं हिंदी की, तो आप 25 क्लासों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब आपको ये चीज़ें बाई डिफॉल्ट सिंपल लगना शुरू हो जाएंगी। चौथे में बताइए कि क्या होगा। चौथे में एक सेंटेंस पहले से पढ़ते हैं कि यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने की अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती तो मनुष्य डैश हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। यानी कि एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि जहां पे वो हाथ पांव भी नहीं हिला पाए। तो कैसी कंडीशन में होगा? मनुष्य अगर भयभीत तो हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि उसके हाथ पांव नहीं हिलेंगे। भयभीत में लोग कांपते भी हैं, तो ये चीज तो नहीं होगी। स्वभावगत, जो आपकी आदत में हो, बाई नेचर। स्वभावगत का क्या अर्थ होता है? बाई नेचर, जो आपकी आदत में हो। इस बात को ध्यान रखना। स्वभावगत। आलोकित तो होगा नहीं, प्रकाशवान तो करता नहीं है, तो बचेगा क्या? स्तंभित, यानी कि दंग रह जाता है व्यक्ति। और स्तंभित यहाँ क्यों यूज किया है? क्योंकि उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते, ये वर्ड हमें लगाना है, ये शब्द हमने जोड़े थे, इसलिए दंग रह जाने का हमने स्तंभित वर्ड यूज किया है। ठीक है, 9 क्वेश्चन अभी तक आपके हो चुके हैं और एकदम से बढ़िया चल रहा है सारा कुछ, और जल्दी जल्दी भी हम चीज़ों को कर पा रहे हैं। देखिए 9 क्वेश्चन हुए, लेकिन फिर भी हमारे 24 मिनट हो गए, तो लगभग 18 से 20 मिनट तो हमने ले ही लिए हैं। लेकिन एग्जाम में तो मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और यहाँ पर तो मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। 5वें में देखिए कि क्या होगा कि पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं है, और डरता भी है तो संभल कर अपने किस में लग जाता है?
बताइए, पसंद के उद्योग में लग जाता है। देखिए, डरता भी है, अगर वो डरता है तो फिर वो क्या काम करेगा उसकी बात यहाँ पर होगी नंबर 5 में। अगर वो डरता भी है तो संभल कर अपने किस में लग जाएगा, बताइए, रोज के उद्योग में लग जाएगा, धर्म के उद्योग में लग जाएगा, पसंद के उद्योग में लग जाएगा, जवानी के उद्योग में लग जाएगा, या बचाव के उद्योग में लग जाएगा। उद्योग कहने का अर्थ ये है, ये मत समझने लगना कि वो मतलब कि किसी कारखाने में काम करने लगा। उद्योग का अर्थ क्या है, कौन से काम में लगेगा, बताइए। अगर आप का किसी भी चीज़ के प्रति कोई डर है और अगर आप साहसी व्यक्ति हैं तो साहसी व्यक्तियों की यह पहचान होती है कि पहले तो वो डरेंगे नहीं, और अगर डर गए, थोड़ा बहुत अगर उन्हें डर लगा भी, तो वो उस चीज़ पर काम करना शुरू कर देते हैं जिस चीज़ पर उन्हें डर लगा, जिससे क्या होगा, उनका जो डर है वो खत्म हो जाए। तो वो किन कामों में लग जाएंगे, उस डर को खत्म करेंगे, यानी कि अपने बचाव के उद्योग में लग जाएंगे कि कैसे मेरा ये डर है वो उससे मैं बच पाऊं, उससे मैं खत्म कर पाऊं। ठीक है, तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक? 10 क्वेश्चन आपके हम अभी तक करा चुके हैं। तो बताइए 10 क्वेश्चन अभी तक आपको अच्छे लगे होंगे। अब जो हम अगला टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं वाक्य में शब्दों का सही क्रम। ये टॉपिक इस बार एग्जाम में आया था और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इसके देखने के लिए मिले थे। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने पूरे 40 क्वेश्चंस पर गो थ्रू हुए होंगे जिन्होंने भी मेंस दिया है, तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन तो लगभग थे ही थे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग 2 से 3 तो थे ही। इतने क्वेश्चन तो देखने के लिए मिले ही थे वाक्य में शब्दों का सही क्रम के। और इसके मैंने आपके लिए लिए 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूं पहले। अब आपके सामने देखो, इस तरह से क्वेश्चन होगा, जो आपके सामने रेड मार्क में जो लिखे हैं ये, इन्हें आप 1 2 3 4 नंबर मानेंगे। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि 1 को 4 से बदलना है, यानी कि इस सेंटेंस में ये जो लाल रंग से जो वर्ड लिखे हुए हैं वो वर्ड इस सेंटेंस में अपनी उचित जगह पर नहीं है, अपनी उचित जगह पर नहीं है। तो जब ये अपनी उचित जगह पर नहीं है तो हम इन शब्दों को किन शब्दों से विस्थापित कर दें या किन शब्दों से स्थापित कर दें कि जिससे जो हमारा सेंटेंस है वो एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देखिए और आप एक बार डिसाइड करके बताइए कि क्या आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ट्राई करके देखिए, मैं आपको इसके लिए कम से कम 20 से 25 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसके लिए कराऊंगा। कोई भी स्किप मत करो, आराम से अपना टाइम लो। बताइए बताइए। जब आपने पढ़ रहे होगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि सर सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, सर जी सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। तो अगर सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा होता तो आपके सामने तो हम क्वेश्चन रखते ही नहीं। यानी कि इतना हिंट तो मैंने आपको दे दिया है कि जो ऑप्शन नंबर आपका ई है वो तो गलत है। अब आप खुद बताइए कि क्या सही है, थोड़ा सा कोशिश करके देखिए। ट्राई कर लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। और प्रश्न पूछने की, और प्रश्न पूछने की आगे औदासीन का सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। तो प्रश्न पूछने की, बताइए बताइए जल्दी। अगर आप 1 को 4 से चेंज करते हो, कैसे इन सेंटेंस को आप टैकल करोगे, किस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे? तो सबसे पहला अगर आप ऑप्शन देखते हो तो 1 को 4 से बदल दो और फिर अपना सेंटेंस पढ़ के देखो कि और प्रश्न पूछने की प्रमाण, प्रश्न पूछने का प्रमाण होता है, यानी कि ये तो गलत हो ही जाएगा। फिर 1 को 3 से बदलो, और प्रश्न पूछने की आवश्यकता का सबसे बड़ा प्रश्न तो वह स्वीकारात्मक औदासीन्य ही है जो इस प्रमाण पर मिलता है।
तो यानी कि 1 से 3 को आप बदल सकते हो, ये होल्ड पे रख के चलो कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर 2 को 4 से बदलो, और प्रश्न पूछने की औदासीन्य का सबसे बड़ा प्रमाण तो वह स्वीकारात्मक औदासीन्य ही है जो इस प्रश्न पर मिलता है। तो सेंटेंस पढ़ने में अभी भी सही लग रहा है कि अगर 2 को 4 से चेंज कर देते हैं, यानी कि ये भी सही हो सकता है। अब डी ऑप्शन में देखो कि 1 को 3 से कर दिया जाए और 2 को 4 से कर दिया जाए, तो क्या आप अपना आंसर बना पाएंगे? बताइए बताइए, पढ़ के देखो। कोशिश करके देख ली होगी, बताइए, कोशिश करके तो देख ली होगी। चलो एक बार पढ़ के देखते हैं। और प्रश्न पूछने की औदासीन्य, इसको क्या अर्थ होता है? बताइए, औदासीन्य का क्या अर्थ होता है? कह रहे हो कि सर पहली बार हम इस शब्द को सुन रहे हैं, पहली बार हम इस शब्द को सुन रहे हैं। औदासीन्य का अर्थ होता है आपका उदासीनता। औदासीन्य का अर्थ क्या होता है? उदासीनता। मैंने इस क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम दिया है, और मैंने इतना टाइम आपको क्यों दिया? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आया है, और जो क्वेश्चन आपके सामने पहली बार आया है तो आप उसमें अपना टाइम थोड़ा सा ले लो, और एग्जाम में जब जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं मिलेगा, जो चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस करके गए होगे वही मिलेंगी। तो और प्रश्न पूछने की, 1 को 3 से बदलिए, चलिए, और 2 को 4 से बदलिए, यानी कि और प्रश्न पूछने की आवश्यकता का सबसे बड़ा प्रमाण तो वह स्वीकारात्मक औदासीन्य ही है जो इस प्रश्न पर मिलता है। यही बिल्कुल सही लग रहा है सर, सभी सही स्थान पर तो नहीं है, समझ रहे हो? 1 को 3 से चेंज करना ही पड़ेगा, और सबसे बड़ा प्रमाण आपको किसी चीज से मिलेगा जो किसी प्रश्न पर मिलता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये आपका सही हो जाएगा। तो हमने आपको इसमें बहुत सारा टाइम दिया था, अब इतना टाइम हम आपको अगले क्वेश्चन पे नहीं देंगे। इसमें आ जाइए कि पहली कसौटी है किसी रचना का मूल्यांकन करने के लिए तत्कालीन संबंध परिवर्तनों के साथ उस कसौटी के रचनाकार के योगीन को देखना। दूसरी भाषा है मन की परख। अब इतना तो पता लग गया होगा कि पहली कसौटी है, इतना तो आपको दिख ही गया होगा कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पहली कसौटी है, फिर उसके बारे में बताया गया है। फिर दूसरी क्या होगी? कसौटी होगी, यानी कि भाषा और कसौटी आपस में इंटरचेंज होंगे, यानी कि जो 2 है वो 4 से तो बदला जाएगा। अगर 2 4 से बदला जाएगा तो कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं? या तो ये सही हो जाए या फिर ये सही हो जाए। जी समझ रहे हैं? अब एक बार क्या करके देखो, 1 को 3 से चेंज करके देखो। पहली कसौटी है कि किसी रचना का मूल्यांकन करने के लिए तत्कालीन युगीन परिवर्तनों के साथ उस भाषा के रचनाकार के संबंध को देखना। युगों के साथ में जो युगों जैसे जैसे बीत रहे हैं उसमें जो परिवर्तन होते गए, उस भाषा के रचनाकार के संबंध को आपको देखना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 को 3 से भी करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन एक बार फिर से कौन सा टिक हो जाएगा? डी। समझ गए? अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया था तो बहुत ही आपके दिमाग में चीज़ें अब अच्छे से चल रही हैं। ठीक, सारा कुछ ठीक चल रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक नया टॉपिक जो कौन सा रहने वाला है? वाक्य त्रुटि। और वाक्य त्रुटि के हमने आपके सामने रखे हैं 3 क्वेश्चंस रखे हैं। 3 क्वेश्चंस है आपके वाक्य त्रुटि को लेके, और बिल्कुल ही मेंस लेवल की वाक्य त्रुटि रखी है कि जहां पे आपको ढूंढनी पड़ेगी वाक्य त्रुटि। ऐसा नहीं है कि यूं ही आपको दिख जाए कि जाता की जगह वो जाती लिख दे और खाता की जगह खात लिख दे, ऐसा नहीं करेगा वो। आपको मेंस के अंदर वाक्य त्रुटि ढूंढनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पर गलती है, और नए नए शब्द आते हैं, उन शब्दों में गलती होती है। तो यहाँ भी आपको उसी तरह से चीज़ों को लेके करना पड़ेगा। अगर सेशन पसंद आ रहा है भाई तो लाइक कर दो, लाइक आपके बहुत कम आते हैं, अच्छा नहीं लगता है।
लाइक बढ़ा दो, 50 लाइक तो आने चाहिए कम से कम। इतना सारे लोग जुड़ गए, जब 200-250 लोग जुड़े थे तब भी 30 लाइक आ जाते थे, और आज जब 800-850-900 के करीब होने वाले हैं तब भी 30 ही लाइक आ रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं लगता। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? बताइए। यह कागभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अभिमानित। बताइए। कह रहे होगे सर बहुत मुश्किल से पता लग पाता है आप जब वाक्य त्रुटि देते हो तो। सबसे पहली वाक्य त्रुटि बताओ कहाँ है? सबसे पहली जो आपकी वाक्य त्रुटि है, ए, बी, सी और डी, और ई ऑप्शन आप तब टिक करोगे जब इसमें कोई एरर नहीं होगी। तो ए वाला जब आप पढ़ेंगे कि यह कागभूषुंडी, तो यह जो कागभूषुंडी लिखा है ना वही गलत है। क्या होता है? काकभूषुंडी, काकभूषुंडी। और इसका क्या अर्थ होता है भाई? इसका अर्थ होता है कौवा, क्रो। ठीक है। एक भी विचित्र पक्षी है, एक साथ सम आदरित, सम प्लस आदरित जोड़ा हुआ है तो समादरित, कोई दिक्कत नहीं, भी हमारा सही है। अनादरित, अति सम्मानित, अनादरित कौमा अति सम्मानित, ये भी बिल्कुल सही है, यहां तक ठीक है। अति अविमानित, अविमानित नहीं होता, क्या होता है? अवमानित। देख लिया, ऐसे शब्दों के अंदर त्रुटि है कि जो आप आसानी से ना पकड़ पाए। हमने नहीं लिखा कि भाई अति को हम अति लिख दें और आप आराम से कह दो कि सर अति में त्रुटि है। हमने नहीं लिखा कि भाई एक को हम एक लिख दें, हम नहीं कर रहे हैं ऐसा। और मॉक टेस्ट में आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और जो मॉक टेस्ट हम आपको दे रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कितना क्वालिटी मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और बहुत सारे बच्चों को कल मैंने जो सरप्राइज में बताया था कि आपके लिए पेड मॉक टेस्ट लाने वाले हैं, तो उसमें मैंने कुछ लोगों का देखा था, वो लोग लाइव में कमेंट भी कर रहे थे, मुझे पता ही था कि पेड जरूर लाओगे। तो भाई आपके लिए हम इतना सारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं और अपना पूरा समय पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए देते हैं। तो अगर उसमें से हम उन बच्चों के लिए कुछ लेकर आए जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि वो बच्चे कुछ भी वो अमाउंट भी पे नहीं कर पाएंगे जितना अमाउंट हम उनसे मांगेंगे। और हम कोई उनसे हज़ारों लाखों रुपए नहीं मांगेंगे, हम आपसे पहले ही कह दे रहे हैं कि हम ये अंडर 200 रखेंगे। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं कि 200 रुपये से मैं कम रखूँगा इसका प्राइस, कन्फर्म। और मैं चाहता हूँ कि कम से कम इसमें 200 से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, क्योंकि हिंदी आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से करा देगी। अगर हिंदी में आपके 25 से 27 नंबर आ गए तो फिर आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं लगेगा आपको जो आपको किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन रोक दे। कम से कम 200 बच्चे मैं जानता हूँ कि इस जो क्लास को मैं शुरू करूँगा उसको आप खरीदेंगे ही, और मैं 200 रुपये से भी कम का प्राइस रखूँगा। और इससे ज़्यादा रुपए तो आप फालतू की चीज़ों में उड़ा देते हो। तो उन चीज़ों में खर्च करो, उन जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको रिटर्न मिले। और बाकी के लोग अगर ये सोचते हैं कि सर इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा, भाई कोई फ़र्क नहीं होगा। हम अपना समय यहाँ पर 10 या 12 मॉक टेस्ट एक्स्ट्रा कराने के लिए देंगे, हम सिर्फ उस समय का पैसा ले रहे हैं। और दुनिया में आप भी अगर पढ़ रहे हो इस समय, तो आप भी क्यों पढ़ रहे हो? कि आप आगे चल के पैसा कमा सको। ठीक है, कोई यहाँ पे वेलफेयर के लिए तो नहीं पढ़ रहा। और वेलफेयर के लिए हम अपना कम से कम 80% काम अपना वेलफेयर पे ही कर रहे हैं, और केवल अगर हम 20% पे कमाएंगे तो इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भाई आप लोग हमारा मॉक टेस्ट मत लीजिएगा। और क्वालिटी आपको दिख ही रही है कि हम किस तरह के मॉक टेस्ट को कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आप चीज़ों को अच्छा करके आओगे। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर यूट्यूब पर अपने में कुछ भी हम कमी करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमने जो अपना प्लान कर रखा है हम उतना तो आपको पढ़ाने ही वाले हैं। 10 मॉक टेस्ट में यूट्यूब पर मिनी मॉक टेस्ट प्लस फुल मॉक टेस्ट मिला के करा दूंगा, और जो पेड होगा उसमें मैं 10 से 12 मॉक टेस्ट कराऊंगा, बस इतना सा फर्क है। तो चलिए इसमें बताइए कहाँ एरर है। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लग प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। आइए ए में काकद्वय, यही गलत है। क्या होता है? काकद्वय। इसका क्या अर्थ होता है? इसका भी अर्थ होता है कौवा। बी, घाव उस लघु प्राण के लिए। बहुत से सोच रहे होंगे सर लघु प्राण लिख दूं, नहीं, लघु प्राण बिल्कुल सही है। घाव उस लघु प्राण यानी कि नन्ही सी जान के लिए, ये सही है।
सी में जब आप देखते हो बहुत थे अतः वह निश्चेष्ट, निश्चेष्ट आपका ऐसे नहीं लिखा जाता। आपका निश्चेष्ट कैसे लिखा जाता है? आपका निश्चेष्ट ऐसे लिखा जाता है। और चाहे तो अगर आप इस तरह से नहीं लिख पाए तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह से लिखा जाता है। समझ लो, ये बिल्कुल सही तरीका है लिखने का। और अगर आप नहीं लिख पाते हो तो लिखने का एक ढंग ये हो सकता है, टाइपिंग का तरीका यही है निश्चेष्ट। सा गमले में चिपटा पड़ा था, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो कहाँ कहाँ गलती थी इस पे अगर आप टिक करते, यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दे पाए, तो अगर आप इसमें टिक करते तो कहाँ टिक करते? ऑप्शन नंबर ए एंड सी, ये आपके क्या है? वाक्य में त्रुटि है। अब वहाँ पे आप ये ज़रूर देख लेना कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, वाक्य में त्रुटि पूछी जा रही है या फिर वो ये पूछ रहा है कि कौन से वाक्य सही हैं। समझ रहे हो कि कौन से वाक्य का कौन कौन सा खंड इसमें सही है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और जो अगले मॉक टेस्ट आएंगे तो इसमें मैं थोड़ा सा पैटर्न फिर चेंज करूंगा वाक्य त्रुटि के लिए। या अभी आपको सिर्फ यही बताना है कि कहाँ कहाँ पर त्रुटि है। फिर देखो, उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था। ए में आ जाइए, उसे देखकर अनायास ही, उसे देखकर अनायास नहीं, कैसा? अनायास, ये आपका सही शब्द होता है, अचानक। फिर बी, उस छोटे जीव का स्मरण हो, बिल्कुल सही है, आया जो इस लता की सघन, यानी कि सही है, हरितमा नहीं होता, क्या होता है? हरितिमा, ये आपका सही वर्ड होता है। हरितिमा में छिपकर बैठता था, हरितिमा मतलब हरियाली में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ गलती थी? ए और डी में गलती थी, ये गलत थे। बी और सी सही थे, ये सही थे। तो अब आपके एग्जाम में क्या चीज़ पूछी जाएगी उस चीज़ को आप ध्यान रखना कि सही चीज़ को पूछ रहा है या गलत चीज़ को पूछ रहा है, उस हिसाब से अपना ऑप्शन टिक करना है। चलिए, अब आपके सामने नया टॉपिक, अब आपके सामने है नया टॉपिक, और इस टॉपिक में आपके सामने क्या है? अव्यवस्थित वाक्यखंड। आपके एग्जाम में 100% आएगा, 5 क्वेश्चन लेके आएगा, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और 100% आएगा। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ लगातार, क्योंकि अगर ये सही हुआ तो ईजिली 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे आपके आराम से 5 क्वेश्चन। तो चलिए देख लीजिए क्या है आपके सामने। पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको 6 के 6 सेंटेंस अलग अलग क्रम में लिखे हैं, आपको 6 के 6 सेंटेंस क्रम में लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि पहला वाला सेंटेंस उन्होंने आपको दे रखा है कि ये वहीं रहेगा, बाकी को अरेंज करो। यहाँ पे आपको सभी अरेंज करने। तो पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। तो पर यानी कि इससे पहले कुछ बात हुई होगी ना, तभी तो लगाओगे ना पर। तो ये तो आपका पहला सेंटेंस तो नहीं बनेगा। दूसरा आपने देखा और फिर सब खुल गया, ये आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि और फिर सब खुल गया उससे पहले कुछ बात हुई होगी। सामान रख दिया गया, सामान रख दिया गया शायद बन जाए, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसके आधार पे हम ये कह दें कि ये पहला सेंटेंस नहीं बन पाएगा, ये शायद बन जाए। तो विद ओल्ड पे लेके चलते हैं। फिर बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थीं, शायद बन जाए, इसको भी विद ओल्ड पर लेके चलो। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थीं, अगर यह बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। हमारे मन में उस समय, तो वो समय की तो आप बात करोगे कि किस समय की बात होगी, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। ऐसे ही पैराग्राफ थोड़ी रख दिया जाएगा आपके सामने, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे, अब आप 6वें वाक्य को अगर आप पहला वाक्य बनाओगे तो फिर इसमें आप क्या जोड़ोगे? बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। अब आप इसमें क्या जोड़ सकते हो? पर सभी बिना चाय पिए सामने बैठे रहे और फिर सब खुल गया, सामान रख दिया गया, बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, या फिर हमारे मन में उस समय की क्या भावनाएं उठ रही थी। अभी आप कुछ नहीं इसमें ऐड कर पाओगे, एकदम से आपको नहीं समझ में आ पाएगा जब तक कि आपका पैराग्राफ पढ़ना शुरू ना हो। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज़ चल रही है। तो 3 या 4 में से ही आपका कोई पहला वर्ड जुड़ेगा, पहला जो सेंटेंस है इन दोनों में से कोई एक आएगा। सामान रख दिया गया और बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जब आपने पहला सेंटेंस पढ़ा के बैठे रहे और सामने एक टक सब लोग सामने देख रहे हैं,
अब सामने क्या देख रहे हैं उनकी बातें होंगी ना, सामने कुछ देख रहे हैं उनकी बातें होंगी, होंगी या नहीं होंगी? तो जो सामने देख रहे हो उनकी बातें जब होंगी तो ये बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं और बाईं ओर से शुरू होकर बाकी चीजें आ रही हैं, तो ये चीजें तो आप देख रहे होगे, तो ये चीजें जुड़ेंगी इस सेंटेंस से। तो यानी कि आपका जो चौथा है वो पहला सेंटेंस तो नहीं बन पाएगा। तो आपका पहला सेंटेंस कौन सा बनेगा? हमारा पहला सेंटेंस फिर कौन बनेगा? एक ही रह जाता है, 3, यानी कि 3 वाला आपका सबसे पहले नंबर पे आएगा। फिर सामान रख दिया गया, फिर उसके बाद बताइए, सामान रख दिया गया पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे। सामान तो रख दिया लेकिन कोई अपने अपने कमरे में नहीं गया है, सब बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे। और हो सकता है ये जो सामान की बात की जा रही है वो चाय से रिलेटेड ही सामान हो, समझ रहे हो? तो 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। अब सब लोग कुछ ना कुछ बैठ के देख रहे हैं, सामने एकटक देखते रहे। फिर क्या देख रहे हैं बताइए? कि बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। ठीक है, बादल क्या कर रहे थे? धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, नीचे उतर रहे थे यानी कि जा रहे थे, खत्म हो रहे थे। तो क्या हो जाएगा? 3 1 4। और अगर बादल धीरे धीरे करके नीचे उतर रहे थे धीरे धीरे और एक एक करके नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी, इसका अर्थ क्या है? कि वो सारी की सारी चीजें लगातार नीचे जा रही थी। अगर नीचे जा रही थी तो फिर क्या होगा बताइए? अगर सारे जो बादल वगैरह हैं अगर वो धीरे धीरे खत्म होंगे, नीचे नीचे जाएंगे, तो फिर क्या होगा? सारा कुछ खुल जाएगा, मौसम की बात होगी तो। 3 1 4 2। देखिए इस तरह से चीजें चलेंगी और बहुत आसान आपको नहीं मिलेगा, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा वहां। 3 1 4 2, फिर उसके बाद और फिर सब खुल गया। अब 5 और 6 में से कोई एक चीज जुड़ेगी, 2 में, कि और फिर सब खुल गया। अब अगर खुला है तो फिर उसके बारे में बात करोगे, किस तरह से खुला है बताइए? फिर सब खुल गया, बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती हुई हिमशिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। खुला तो कैसे? बाईं ओर से शुरू हुआ है और दाईं ओर गहरे शून्य में धंसता हुआ जा रहा है। हिमशिखर की जो ऊबड़ खाबड़ और रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला है, इस तरह से चीजें खुली हैं। यानी कि 2 के बाद आपका क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा और बचता है आपका 6, सॉरी जो आपका 6 है वो आएगा। 2 के बाद आपको क्या जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा। 2 के बाद आपका 6 जुड़ेगा, 6 ये जुड़ जाएगा आपका 6। अब आपको दिख रहा होगा सही, ठीक है। फिर 6 के बाद जो बच गया वो क्या जुड़ेगा? 5। तो हमारा जो क्रम होगा वो क्या होगा जुड़ने का? 3 1 4 2 6 5, ये हमारा क्रम होगा। वहां पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि उपरोक्त गद्यांश को या उपरोक्त वाक्य खंडों को व्यवस्थित करने के बाद गद्यांश का प्रथम वाक्य कौन सा होगा? तो फिर आप कौन सा आंसर टिक करेंगे? 3। और तृतीय वाक्य कौन सा होगा? तो आंसर टिक करेंगे 4। इस तरह से आपका आंसर चलेंगे, ठीक है। चलिए ये भी हमने अपना टॉपिक कवर कर लिया है। अब आपका अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? 48 मिनट हो चुके हैं, लगभग 1 घंटे तक जाएगा ये सेशन। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के ऊपर आपका सेशन है। इसके भी हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं, इवन एग्जाम से टफ लिए हैं। मैं चाहता हूं कि 25 में से 25 लाओ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मैंने इस हिसाब से पेपर सेट किया है कि अगर आप, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि आपको वरी होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप एग्जाम के अंदर इस वाले मॉक टेस्ट के अंदर 15 से 18 के बीच में नंबर ला पा रहे हो, ये नंबर अगर आप ला पा रहे हो तो ये मान के चलो कि आपकी जो तैयारी है, ये आपकी जो तैयारी है, इट इज़ गोइंग वेरी वेल, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो हिंदी में, आपके जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर आपसे कहा 12 से 15 के बीच में हो रहा है तो भी कहीं तक आपकी तैयारी ठीक है। लेकिन अगर आप 12 से नीचे जा रहे हो तो फिर भाई आपको एक बार सारे सेशंस को दोबारा देखना पड़ेगा जितने भी मैंने अपलोड किए, क्योंकि बार बार चीज़ों को देखने से ही आपके मन में वो सारी बातें उत्पन्न होंगी जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए पहला देखिए, इसमें आपके सामने 4 रिक्त स्थान है। एग्जाम में 3 रिक्त स्थान आते हैं, मैंने 4 रखे हैं और एक मैंने 4 का रखा है, एक मैंने 3 का रखा है। और चौथा जो रिक्त स्थान है वो रखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हर एक में क्या लिखा हुआ है? मनोरंजन लिखा हुआ है। तो चौथा भरना ना भरना कोई फर्क नहीं, केवल आप पर एक मानसिक दबाव डाला जाता है। एग्जाम में भी यही होता है,
कि जैसे ही आपने देखा कि 4 रिक्त स्थान आए हैं और आपने देखा कि नहीं इतनी देर तो मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर आपने ऑप्शन देखा है अच्छा 4 लास्ट के 4 ऑप्शन सेम है, तो फिर आपके ऊपर मानसिक दबाव खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, प्रेशर आपको अपने ऊपर नहीं लेना है, हर तरह की चीज़ें मैंने दी हैं। जिस तरह से एग्जामिनर एक आपका पेपर सेट कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही मैंने किया हुआ है। अब देखो इसमें क्या बात हो रही है, भय जब डैश हो जाता है तब कायरता या डैश कहलाता है और भारी दोषों सा माना जाता है। विशेषतः डैश में स्त्रियों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। अब 3 ही तो भरने, तो भय जब कैसा हो जाएगा और वो देखो क्या कहला रहा है, कायरता कहलाए या, अब या अगर लगा है तो ऐसी चीज जो कायरता जैसी ही हो, वो कौन सी होगी, भय तो नहीं होगा क्योंकि कायरता यानी कि विशेषण हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा, भीरुता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर नहीं हो पाएगा, इसको काट दो। अब भय, तो आपके अंदर का जो भय कैसा हो जाए तब आप को बिल्कुल कायर कहा जाएगा, बताइए। यदि आपको भय हुआ और अगर वो बढ़ गया तो हो सकता है वो बाद में जाके कम भी हो जाए, लेकिन भय जो आपका कैसा हो गया, आपकी आदत में आ गया, आपके नेचर में ढल वैसा हो गया कि आपको हमेशा भय वाला नेचर हो गया आपका, तभी तो डरपोक कहा जाएगा। डरपोक किसे कहा जाता है बताइए, कायर किस व्यक्ति को कहा जाता है, उसकी कायरता क्यों कही जाती है, क्योंकि उसका जो नेचर है वही डरने वाला होता है। तो वही चीज कही जा रही है कि भय जब आपके नेचर में ही हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। तो अधिक और अत्यधिक ये कट जाएंगे। स्वभावगत, पहले ही बता चुका हूं स्वभावगत का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो स्वभावगत भीरुता पुरुष। अब यहाँ पे देखो पुरुषों और स्त्रियों, बस इसको आपको फर्क देखना है। विशेषतः किसमें, स्त्रियों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों। अब यहाँ पे देखो किन की बात हो रही होगी, विशेषतः पुरुषों में या स्त्रियों में। आगे वाली जो लाइन है वो किसकी बात कर रही है, वो तो स्त्रियों की बात कर रही है। स्त्रियों की बात करें कि स्त्रियों के अंदर की जो कायरता है वो तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है, लेकिन भारी दोषों का समान किसे माना जाएगा, पुरुषों का। समझ रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ स्त्रियां लगाओगे तो स्त्रियों का भीरुता तो किस तरह की होती है वो डिफाइन किया जा रहा है, लेकिन पुरुषों की ही तो डिफाइन की जा रही है ना फिर ऊपर। ठीक, कोई फर्क, कोई यहां पर दिक्कत नहीं हो रही होगी। टिक कर दो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़िया लगा क्वेश्चन। ठीक भाई, सब्सक्राइब कर लो, और हम आपसे कुछ नहीं कह सकते, बस आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो तो लाइक कर दो और शेयर कर देना अगर कर पाओ तो। बाकी चलो वैसे सुधा अपने घर की डैश थी, किस डैश में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीज़ों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, चंदर के विज्ञान के डैश में क्या है, सब उसे मालूम था। बताइए, अगर किसी व्यक्ति को सब कुछ पता है, अब यहाँ पे देखो बहुत से लोग क्या करोगे कि वो टिक करोगे कि बच्ची थी, कि सर बच्ची तो सही लग रहा है, और पुरखे तो वो होते हैं कि जो खत्म हो जाते हैं। नहीं सर, पुरखे उन्हें नहीं कहते कि जो जिनकी डेथ हो जाती है, पुरखे उन्हें कहते हैं कि जिन्हें सब कुछ पता होता है। और अगर आप यहाँ पे बच्ची तब लगाते जब यहाँ पे ये कहा जाता कि वैसे सुधा अपने घर की बच्ची थी, परंतु अब अगर बच्ची है तो बच्चों को क्या होता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता घर के बारे में, मस्त रहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन यहाँ पे उसे सब चीज़ों के बारे में पता है। तो अगर वो बच्ची होती और उसे अगर सब चीज़ों के बारे में पता है तो ये क्या हो जाता, बताइए, ये एक अपोजिट सी बात हो जाती है। और अपोजिट सी बातों को जोड़ने के लिए आप कौन सा शब्द जोड़ते, किंतु, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ जुड़ा ही नहीं है, यहाँ पे कॉमा लगा है, यानी कि जो सेंटेंस है वो लगातार जुड़ेगा। तो वैसे सुधा अपने घर की बच्ची थी, किस नहीं लगा सकते ना, क्योंकि अगर बच्ची लगाओगे तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा किंतु। समझ गए, तो यहाँ पे बच्ची वाले ऑप्शन काट दो, बच्ची कहाँ कहाँ है, ए में आया है और सी में आया है, ये आपके कट जाएंगे। अब आपके सामने क्या क्या है, पुरखिन, पुरखिन तीनों में आया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए पहले में तो पुरखिन आ जाएगा। फिर बताइए, किस वर्ष में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है। अगर आप खाना खाते हो या फिर आपके अगर घर पे कोई परहेज करता है तो वो मौसम के हिसाब से करता है या वर्ष के हिसाब से, बताइए। और अगर जो सब्जी भी है तो वो वर्ष के हिसाब से आती है मौसम के हिसाब से, बताइए बताइए बताइए। समझ गए होगे, यानी कि वर्ष नहीं आएगा। तो अब या तो डी ऑप्शन सही है या ई ऑप्शन सही है, तो पुरखिन मौसम, मौसम। अब चंदर के, अब उसे देखो सब चीज़ें पता है,
तो चंद्र पेपर अल्पकालिक होता है जबकि कोर्स दीर्घकालिक होता है। सबको पता होना चाहिए पेपर में क्या है कि पेपर अगर आज हुआ तो उसे पता है कि पेपर में क्या क्या है, लेकिन वहां बात किसकी हो रही है कि उसे सब कुछ पता है कि कौन से महीने में पापा कौन सी तरकारी खाते हैं, नौकर चोरी करता है कि नहीं करता, बाजार में चीज़ों का भाव क्या रहता है वो भी उसे पता है। तो फिर किन चीज़ों की बात करनी चल रही है, एक दीर्घकालिक बात चल रही है। तो दीर्घकालिक अगर बात चलेगी तो कोर्स और पेपर में से क्या लगाओगे, कोर्स लगाओगे। समझ रहे हो? इस तरह से ही ऑप्शन वहां भी मिलेंगे। बहुत भाई कंफ्यूजिंग देते हैं, लेकिन सेंस के आधार पे जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं वो सारी चीजें ध्यान रख के जाना, एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। चलिए अब ये आपके सामने क्या आ गए, ये आपके सामने है मुहावरे। रिक्त स्थान के तौर पे ही आपको मुहावरे भी देखने के लिए मिलते हैं। ये आपके मुहावरे हैं। अब आपको बताना है कि कौन से मुहावरे कहाँ पर टिक किए होंगे। कि आज के लोग व परिवारों की स्थिति ऐसी है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। चलिए थोड़ा सा और, हाँ, आज के लोग व परिवारों की स्थिति ऐसी है कि जैसे, अब बताइए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हों, सबके घर मिट्टी के चूल्हे हों, गुड़ दिए मरें तो जहर क्यों दें, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बनाने। बताइए, या ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों टिक कर सकते हो अर्थ के आधार पे। तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना यानी कि एक ही समूह के व्यक्ति, एक ही आदत के व्यक्ति। तो आज के लोग व परिवार की स्थिति कैसी है, क्या सब परिवार में सभी लोग एक ही आदत के होते हैं? नहीं होते। तो ये दो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर सबके घर मिट्टी के चूल्हे हों, सबके घर मिट्टी के चूल्हे होने का मतलब है कि सभी की जो स्थितियां हैं वो समान हो और कैसी हो, खोखली सी होती हैं। तो वही चीज़ है कि आज के लोग और परिवारों की स्थिति कैसी है कि जैसे घर के सबके घर मिट्टी के चूल्हे, यानी कि लगभग सब घरों में सेम प्रॉब्लम्स ही रहती हैं, सब घरों की सेम स्थिति रहती है। कुछ अपवाद होते हैं कि आज के लोग और परिवारों की स्थिति कैसी है कि सबके घर मिट्टी के चूल्हे हैं भाई, कि सबके घरों की स्थिति सेम ही है। तो ये हम टिक कर सकते हैं। फिर गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, यानी कि अगर कोई काम प्रेम से हो जाए तो उसके लिए मतलब कि घृणा से क्यों किया जाए, तो इसका तो कोई सेंस भी नहीं बन रहा। फिर घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बनाने, इसका अर्थ होता है दिखावा करना, कि आज के लोग व परिवारों की स्थिति कैसी है कि जैसे हर वक्त वो क्या करते हैं, दिखावा करने की कोशिश करते हैं। ये भी सेंस के हिसाब से टिक हो जाएगा कि घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बनाने, दिखावा करने की स्थिति। आज के लोग व परिवारों की स्थिति कैसी है कि वो दिखावा करते हैं। ये भी आप अपने सेंस के आधार पर टिक कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और डी, ये हमारा सही आंसर होगा। जा ठीक। अगला देखो, अमित एक बार में 12 रोटियां खाता है और तुमने दी तो, यह तो उसके लिए ऊंट के मुंह में बेर है, घर बैठे गंगा आना है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, ऊंट के मुंह में जीरा है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, बताइए। कई बार आपके सामने देखिए एग्जाम में भी यही चीज़ होगी कि आप जल्दी जल्दी में जाएंगे और स्टार्टिंग का पढ़ेंगे और बस टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ऊँट के मुंह में पड़ा और ये ऑप्शन ए टिक करके भाग गए, तो यहीं आपके गलत हो जाएगा। पूरा पढ़ना, ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि आवश्यकता से बहुत कम। जो व्यक्ति 12 रोटियां खाता है उसे अगर 2 दोगे तो उसके लिए तो ऊँट के मुंह में जीरे के ही बराबर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखो आपके सामने कौन सा शब्द प्रश्न है, शब्दकोश। ये टॉपिक भी हमने आपसे लिया है, शब्दकोश। इसका हमने सिर्फ एक क्वेश्चन रखा है क्योंकि एग्जाम में इस बार भी एक ही क्वेश्चन आया था, तो हमने सोचा कि आपके सामने भी एक ही क्वेश्चन रखें। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें क्या आपका क्रम रहने वाला है हिंदी शब्दकोश के आधार पे। बताइए, जिन्होंने मेरी शब्दकोश की सारी क्लासेस ली हैं, इवन प्रैक्टिस वाली भी, वो बहुत आराम से कर लेंगे। सबसे पहली चीज़, पहला और लास्ट ढूंढ लो। सर पहला और लास्ट, लास्ट तो सर वो होगा कि जो सारे शब्द ग से शुरू हैं, तो यानी कि आधे ग वाला शब्द जो है वो लास्ट होगा, यानी कि ग्लह है। यानी कि जहाँ भी कौन से नंबर पर लिखा है ग्लह, चौथे नंबर पर लिखा है, तो जहाँ भी लास्ट में 4 लिखा है वो हमारा आंसर हो सकता है। तो बी नहीं होगा और ई नहीं होगा। अब पहला ढूंढ लो, पहला ढूंढ लो। चलो, गृह पहले आएगा या ग्रह पहले आएगा, इसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करी थी। इससे जो पहले जो मैंने शब्दकोश का सेशन लिया है उसमें मैंने डिटेल में बात करी थी इन चीज़ों के ऊपर। बताइए, तो जिन लोगों ने भी वो सेशन देखा होगा वो पहुंच गए होंगे कि गृध्या, जिसका अर्थ होता है लालच, ग्रीड, ये जो आपका शब्द है ये चीज़ आपकी पहले आएगी।
यानी कि ऑप्शन कौन से आप टिक कर सकते हो, जो चीज़ पहला और जो आपका है गृदय कौन से नंबर पे लिखा है, पहले नंबर पे, यानी कि जो आपका पहला शब्द है वही हिंदी शब्दकोश में पहले नंबर पे आ रहा है। ये कहाँ आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। और यहाँ तो चलिए ऑप्शन से आपने कर लिया, लेकिन अगर यहाँ पे आपके ऑप्शन कुछ अलग तरह से होते, कुछ और भी आपको पहले नंबर पे मिल जाता, तब आपको बनाना पड़ता। तो गृध्या, फिर उसके बाद क्या लिखा है, ग्रहण, यहाँ लिखा है ग्राम, और फिर लिखा है ग्रीब। अब सारे ही ग्रह से शुरू हो रहे हैं, तो फिर आप मात्रा के आधार पर जाएंगे। तो ग्रह में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा है, ग्राम में आ की मात्रा है, और ग्रीव में ई की मात्रा है। तो अब इनकी मात्राओं के हिसाब से जाओगे तो ग्रहण पहले आएगा, ग्राम उसके बाद आएगा, और ग्रीव उसके बाद आएगा, यानी कि 1 2 3 फिर 5 और 4। ठीक है, तो ये आपका आज का पूरा मॉक टेस्ट हमने खत्म कर लिया। बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल हमारा चैनल है भाई, जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम पे अगर जुड़ना चाहते हो तो भाई टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, लिंक मैं सेंड कर दूंगा, सेंड किया कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ की लिंक है, हिंदी की प्लेलिस्ट भी है, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट भी है, टेलीग्राम का ग्रुप भी है, क्वांट और रीजनिंग के जो सेशन ले रहे हैं उसकी भी लिंक है, और साथ ही मॉक टेस्ट 1 जो हमने हिंदी का रखा था उसकी भी लिंक मैं आज रख दूंगा। ये भी आपको मिल जाएगी मॉक टेस्ट 1 की, ये आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो बस जुड़े रहिए। सेशन अगर पसंद आए तो मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि भाई लाइक कर दो सेशन को। मुझे आज का टारगेट मैं रख रहा हूँ कि मुझे आज के सेशन में कितने लाइक्स चाहिए। मुझे आज के सेशन में कम से कम 50 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पर, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए।